Today I will show you how to uh, run your programs in C using an online compiler. Okay. Now if you have a computer or a laptop and आपके पास C installed है, Turbo C या C का कोई भी version आपकी machine पे installed है, then you can run your C program there very well. बट अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या फिर आपके पास सी इंस्टॉल नहीं है कंप्यूटर में, in that case you can run your program on a mobile also, and you can run your program on a laptop or a PC also using the online compiler. ठीक है, उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे जाकर के लिखना है ऑनलाइन सी कंपाइलर। ठीक है, जैसे ही आप ऑनलाइन सी कंपाइलर करके सर्च करोगे, कई सारे आपके ऑनलाइन कंपाइलर्स की लिस्ट आ जाएगी। This is a good compiler. This GDB compiler is a very good compiler. You can use this. Programmees भी यूज कर सकते हो, ट्यूटोरियल्स, पॉइंट, कोड, शेफ एंड लॉट मैनी कंपाइलर्स आर देयर, यू कैन चूज एनी वन ऑफ देम। ओके, आप सबसे पहला वाला कंपाइलर मैं आपको यूज करके दिखाती हूँ। आप जैसे ही इस पे क्लिक करोगे तो ये कंपाइलर खुल करके आ जाएगा। ठीक है, द स्क्रीन विल लुक समथिंग लाइक दिस। नाउ यहाँ पे ये दिखा रहा है कि लैंग्वेज आपकी सिलेक्टेड क्या है, सी है। ठीक है, आप यहाँ क्लिक करोगे तो यू विल सी अ लिस्ट ऑफ सो मेनी लैंग्वेजेस। तो बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑनलाइन कंपाइलर है ये। आप जो लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे यहाँ से, उसका कंपाइलर वो सिलेक्ट करके it will help in compiling your program. Now you already know what is compiling. जब आप प्रोग्राम लिखते हो एक हाई लेवल लैंग्वेज में, जैसे सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, बिकॉज यू आर राइटिंग द प्रोग्राम इन सी फॉर योर कन्वीनियंस। बहुत कुछ इंग्लिश जैसी होती है, लिखने में आसान होती है, तो हम प्रोग्राम इसमें लिखते हैं। बट देन द कंप्यूटर डज नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज। The computer understands its language of zeros and ones, that is known as the machine language या binary language. So the compiler, the C compiler compiles या translates your C program into machine language, and that can be executed on your computer. ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो, ये स्टार्टिंग की जो लाइंस हैं, दीज आर योर कमेंट लाइंस। आई टोल्ड यू कमेंट्स आर यूज टू डिस्क्राइब अबाउट योर प्रोग्राम। नाउ ये प्रोग्राम की लाइंस कभी भी रन नहीं होती, ये सिर्फ आपके प्रोग्राम को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होती हैं। सो दे आर जस्ट स्किप्ड बाय द कंपाइलर व्हेन द प्रोग्राम इज कंपाइल्ड। फाइन। और ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ये मल्टीपल लाइन कमेंट्स हैं, दे स्टार्ट विथ अ स्लैश एंड एन एस्ट्रिक, एंड द मल्टीपल लाइन कमेंट एंड विथ एस्ट्रिक एंड अ स्लैश। तो स्लैश, एस्ट्रिक और एस्ट्रिक स्लैश के बीच में जो भी कुछ लिखा होता है, everything is treated as a comment, and the compiler simply skips these lines while executing the program, the compiling the program. ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रोग्राम को स्टार्ट किया है। हमेशा हम ये एक हेडर फाइल को हमेशा इंक्लूड करते हैं, दैट इज stdio.h। ना इसको इंक्लूड करना जरूरी क्यों है, stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, std फॉर स्टैंडर्ड एंड io फॉर इनपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के जो फंक्शंस हैं, प्रिंट एफ, स्कैन एफ, ये सारे फंक्शंस यहाँ पे आपके stdio.h हेडर फाइल में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो यू हैव टू इंक्लूड दिस हेडर फाइल इन द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम। नाउ यहाँ पे हमने फंक्शन के नाम के पहले, मेन के पहले, हर प्रोग्राम में हमारा मेन फंक्शन तो होगा ही होगा, यहाँ पे हमने मेन फंक्शन से जस्ट पहले लिखा है इंट। नाउ इंट क्या बताता है कि योर फंक्शन इज रिटर्निंग एन इंटीजर टाइप वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे लास्ट में हमने रिटर्न 0 लिखा है, बिकॉज योर फंक्शन इज रिटर्निंग अ इंटीजर वैल्यू, तो 0 इज एन इंटीजर। तो जब भी प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होके रिटर्न होता है तो यू रिटर्न अ 0 वैल्यू। तो जब भी कभी हम इसका रिटर्न टाइप मेन का इंट लिखते हैं, तो यहाँ पे रिटर्न 0 लिखना जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप ये लाइन नहीं लिखना चाहते हो, रिटर्न 0 नहीं लिखना है, तो इस केस में आप यहाँ पे इंट हटा करके यू हैव टू राइट void। ओके, आई जस्ट शो यू। अभी पहले हम इस प्रोग्राम को एक सिंपल सा रन करके दिखाते हैं, देन आई विल शो यू। यहाँ void लिख के भी प्रोग्राम आपका रन हो जाएगा। Now this program is to print hello world on your screen. This is the most basic program you can write in C. तो इससे जो आउटपुट आएगा, दैट विल बी जस्ट hello world will be displayed on the screen। ठीक है, तो रन करने के लिए आपको यहाँ पे
या तो F9 की प्रेस कर सकते हो, आपके जो कीबोर्ड में F9 की होती है दैट यू कैन प्रेस, या यहाँ पे एक रन का आपका बटन है उसको आप क्लिक कर सकते हो। सो एज सून एज आई क्लिक ऑन रन, तो आपका प्रोग्राम यहाँ नीचे दिखा रहा है कंपाइलिंग, एंड देन द आउटपुट इज शोन, द हेलो वर्ल्ड इज डिस्प्लेड हियर। ओके, तो प्रोग्राम जिस चीज के लिए लिखा गया था उसने वो चीज रन कर दी, एंड देन प्रोग्राम का आउटपुट आपको दिखाई दे गया। ठीक है, नाउ सपोज आई मेक अ चेंज हियर एंड आई राइट हियर वॉइड, मैंने यहाँ वॉइड लिख दिया, तो मैं इस लाइन को रिमूव भी कर सकती हूँ। सो व्हाट आई डू इज आई नॉट रिमूव दिस लाइन, आई जस्ट पुट अ डबल स्लैश। नाउ यू रिमेंबर डबल स्लैश क्या करता था? डबल स्लैश इज यूज फॉर सिंगल लाइन कमेंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिटर्न जीरो वाली लाइन को इग्नोर कर देगा, इसको ऐसा मानेगा कि जैसे ये एक कमेंट लाइन है, और कमेंट लाइंस आर नेवर कंपाइल्ड, दे आर नेवर एग्जीक्यूटेड बिकॉज दे आर स्किप्ड बाय द कंपाइलर। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे void लिख दिया, तो void का मतलब है अब ये फंक्शन कुछ नहीं रिटर्न करता है। तो जब कुछ नहीं रिटर्न करता है तो रिटर्न स्टेटमेंट देने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, तो मैंने हटाने की जगह लाइन को मैंने क्या किया, इसको डबल स्लैश लगा दिया, तो इससे ये पूरी की पूरी लाइन, आपकी रिटर्न जीरो वाली लाइन इज ट्रीटेड एज अ कमेंट। तो जब हम प्रोग्राम को कंपाइल करेंगे ये वाली लाइन को कंपाइलर इग्नोर कर देगा या स्किप कर देगा while executing. Now I'll run the program again. The program is compiling and you are getting the same output hello world here. ठीक है, तो कहने का मतलब है, ये मैं लाइन हटा करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये मैंने लाइन हटा दी, and now you can run this program again. So you'll get the same output, that is hello world. सो दैट मीन्स कि आपको ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रिटर्न लिखना ही है हमेशा, रिटर्न ज़ीरो। अगर आप यहाँ पे इंट लिख रहे हो, दैट मीन्स योर फंक्शन इज रिटर्निंग एन इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे आपको रिटर्न ज़ीरो लिखना ज़रूरी है। ठीक है, नाउ इसमें मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मान लो मैं एक और प्रिंट एफ कमांड यहाँ पे ऐड करूँ, और सपोज मैं लिख दूँ यहाँ पे एवरीवन। ठीक है, एवरीवन लिख दिया मैंने, प्रिंट एफ एवरीवन। नाउ आई हैव रिटन दिस प्रिंट एफ ऑन अ सेपरेट लाइन। सो आई एक्चुअली वांट कि हेलो वर्ल्ड पहली लाइन में आए और एवरीवन दूसरी लाइन में प्रिंट होके आए। तो मैंने फर्स्ट लाइन में प्रिंट एफ में लिख दिया हेलो वर्ल्ड, और सेकेंड लाइन में प्रिंट एफ में लिख दिया एवरीवन। एंड ऑल लाइन्स इन अ सी प्रोग्राम आर टर्मिनेटेड बाय अ सेमीकोलन, सो आई पुट अ सेमीकोलन हियर ईच ऑन ईच लाइन। अब मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूंगी तो you'll see the output that comes is hello world and everyone, सारा कुछ एक लाइन में प्रिंट होके आ गया। ना ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसे प्रिंट एफ जो फंक्शन है वो आपका सेम मतलब करंट पोजीशन पे आपका जो भी मैटर है या टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर देता है। इट डज नॉट टेक, मतलब अगली लाइन पे प्रिंट एफ लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो कंटेंट्स हैं वो अगली लाइन पे प्रिंट होंगे। नो, दे विल प्रिंट इन ऑन द सेम लाइन ओनली। ठीक है, तो अगर हमें एवरीवन को नई लाइन पे प्रिंट करना है तो वी हैव टू यूज द न्यू लाइन कैरेक्टर विच इज \n। ठीक है, \n इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर, एंड न्यू लाइन कैरेक्टर जहाँ भी कहीं आप लगा देते हो तो उसके बाद का जो भी मैटर है, टेक्स्ट है, दैट विल बी प्रिंटेड ऑन अ न्यू लाइन। ठीक है, सो वी कैन डू वन थिंग, एक तो हम यहाँ पे \n लगा सकते हैं। आई पुट अ \n हियर। सो \n का मतलब है टेक द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, तो करेगा क्या, ये प्रोग्राम जब रन होगा तो हेलो वर्ल्ड पहले प्रिंट करेगा, और फिर \n विल पुश द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन, और फिर नेक्स्ट लाइन पे ये एवरीवन प्रिंट कर देगा। ठीक है, नाउ लेट्स रन एंड सी द प्रोग्राम। एंड जब हम रन करेंगे प्रोग्राम को तो अब आप देखोगे यहाँ पे आउटपुट देखो, हेलो वर्ल्ड पहली लाइन में आ रहा है एंड एवरीवन इज प्रिंटिंग ऑन द सेकेंड लाइन। ठीक है, तो आप यही चाहते थे कि अलग अलग लाइंस में जब मटेरियल प्रिंट होकर के आए तो यू कैन पुट अ \n ईदर हियर, या आप क्या कर सकते हो, मैं यहाँ ना लगा के \n एवरी वन के पहले \n लगा दो। ठीक है, इट विल ऑल्सो मीन द सेम थिंग।
इसमें क्या होगा, हेलो वर्ल्ड पहले वो प्रिंट कर देगा, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के बाद अगली लाइन पे जब वो एवरीवन प्रिंट करने जाएगा, तो एवरीवन प्रिंट करने से पहले इट विल push the cursor, it will find the new line character and it will push the cursor to the beginning of the next line, and so everyone will be printed on the next line. So run करके देखते हैं हम इस प्रोग्राम को, एंड प्रोग्राम जब आप रन करोगे यू विल सी hello world everyone is printed on two separate lines. So this was just how to write a very simple program to display something on the screen. Now एक प्रोग्राम हमने और लिखा था, we'll write that program also. हमने दो नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम लिखा था. So I'll just write that small program. मैंने कहा था int a comma b comma c, तीन वेरिएबल्स मैंने लिए a b and c, तीनों को इंटीजर टाइप लिया. a को मैंने अभी फिलहाल मैं यूजर से इनपुट नहीं करा रही हूँ वैल्यूज, सो आई एम जस्ट सेइंग a इज इक्वल टू 10, b इज इक्वल टू से 20 एंड c इज इक्वल टू a प्लस b. अब एक्सप्रेशन हमने पढ़े थे तो मैंने ये एक्सप्रेशन लिख दिया कि c इज इक्वल टू a प्लस b. ठीक है, अब मेरे को c की वैल्यू को प्रिंट कराना है, तो प्रिंट के लिए फंक्शन कौन सा यूज होता है, वही प्रिंट एफ. प्रिंट एफ फंक्शन आपने लिखा. प्रिंट एफ में मैं चाहती हूँ मैसेज लिख करके आए, तो मैसेज में लिख के आए सम इज, और सी की वैल्यू प्रिंट होके आए. नाउ सी कैसा है, इंटीजर टाइप है, तो जहाँ पे हमें इंटीजर वैल्यू, जिस जगह पे मेरे को इंटीजर वैल्यू प्रिंट करनी होती है, तो वहाँ मेरे को इंटीजर के लिए जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है दैट इज परसेंटेज डी, आई यूज दैट. तो इस जगह पे जो भी सी की वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के बाद मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगी जिसकी वैल्यू मेरे को यहाँ प्रिंट करनी है. सो बेसिकली व्हाट विल हैपन, सम इज और परसेंटेज डी की जगह पे जो सी वेरिएबल की वैल्यू है, जो भी आंसर है आपका ए और बी को ऐड करने के बाद जो आंसर आएगा, दैट विल बी प्रिंटेड एट इन द प्लेस ऑफ परसेंटेज डी. ठीक है, नाउ आई विल जस्ट रन दिस प्रोग्राम. You see the program, what the output of the program is, it is saying sum is 30. ठीक है, अब मान लो अगर मेरे को इससे पहले ए और बी की वैल्यू भी प्रिंट करनी थी, तो मैं क्या लिखूंगी, प्रिंट एफ, और यहाँ लिखूंगी वैल्यू ऑफ ए इज, अगेन ए कैसी वैल्यू है, इंटीजर, सो आई से परसेंटेज डी कॉमा ए. तो यहाँ पे क्या होगा, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी. ठीक है, और मैं सेम ये लाइन कॉपी कर देती हूँ. आई कैन जस्ट कॉपी द सेम लाइन, बस ए की जगह मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, आई विल जस्ट चेंज इट टू बी. ठीक है, तो अगली लाइन में मैं बी की वैल्यू को प्रिंट करा दे रही हूँ, और लास्ट में हम सम प्रिंट कर रहे हैं. सो आई वॉन्ट द आउटपुट एज, अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो क्या आएगा, लिखा वैल्यू ऑफ ए इज. अब ए की वैल्यू क्या है, 10, तो यहाँ लिखा आ जाएगा वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, एंड सम, यहाँ पे और मैं लिख देती हूँ सम ऑफ ए एंड बी इज दिस. ठीक है, अब जब मैं प्रोग्राम को इसको रन करती हूँ तो इसने जो भी चीज मैंने प्रिंट कराई थी वो प्रिंट कर दी, लेकिन सी व्हाट इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज प्रिंटेड ऑन द वन सिंगल लाइन, है ना. ऐसा क्यों हुआ, मैंने अभी आपको बताया था, मेरे को न्यू लाइन कैरेक्टर यूज करना रह गया है. सो आई शुड हैव यूज द न्यू लाइन कैरेक्टर. सो ईदर आई पुट अ न्यू लाइन कैरेक्टर हियर आफ्टर परसेंटेज डी, या मैं यहाँ पे अगली लाइन के बिगिनिंग में बैक स्लैश एन लगा दूं, तो ये जो सेकेंड लाइन है वो अगली न्यू लाइन में प्रिंट हो जाएगी. सो आई पुट बैक स्लैश एन इन बोथ the second and the third lines, and now when we'll run this program, so we'll get the output on three different lines. अब आपका आउटपुट क्या आ रहा है, वैल्यू ऑफ ए इज 10, वैल्यू ऑफ बी इज 20, sum of a and b is 30, and this is what we wanted. ठीक है, so this was a very simple program to add two numbers a and b. इनकी वैल्यू अभी हमने अज्यूम कर ली है. ठीक है, अब इसी तरह से आप वैल्यूज को इनपुट भी करा सकते हो, उसको अभी हम आगे देखेंगे. नाउ इसी पैटर्न पे आप बहुत सारे प्रोग्राम्स लिख सकते हो. सपोज आई वांट टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम
से डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन, है ना। आपने ये 9th क्लास में पढ़ा होगा कि आप कैसे टेम्परेचर को सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करते हो। आपको करना क्या होता है, यू हैव टू जस्ट ऐड 273 टू द सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड आपको केल्विन में टेम्परेचर मिल जाता है, ठीक है। और अगर आपको केल्विन से सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो आप केल्विन में से सेल्सियस 273 माइनस कर देते हो, यू गेट द टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, आई जस्ट डिलीट दीज लाइन्स and I will just write a small program to convert the temperature from degree Celsius to degree Kelvin, to Kelvin. Okay. Now इसके लिए हम क्या करेंगे, now the temperature can be in decimals also. ऐसा तो है नहीं कि आपका टेम्परेचर हमेशा इंटीजर वैल्यू ही होगा। टेम्परेचर कैन बी इंटीजर ऑल्सो, इट कैन बी रियल नंबर ऑल्सो, मतलब टेम्परेचर ऐसा हो सकता है 35.5 या समथिंग। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, नाउ इंस्टेड ऑफ टेकिंग एन इंटीजर वेरिएबल आई विल टेक अ फ्लोट वेरिएबल एंड वी विल टेक टू वेरिएबल्स, वन फॉर सेल्सियस एंड वन फॉर केल्विन। तो सपोज मैंने सेल्सियस के लिए ले लिया सेल्सियस पूरा वर्ड ले लिया एंड केल्विन के लिए पूरा वर्ड ले लिया केल्विन, ठीक है। नाउ वेरिएबल नेमिंग कन्वेंशन हमने पढ़े थे, वेरिएबल्स के नाम मीनिंगफुल होना चाहिए। एक्स वाई जेड पी क्यू आर इस टाइप के वेरिएबल्स अगर आप ले लोगे ए बी सी, देन दीज वेरिएबल्स आफ्टर सम टाइम यू विल नॉट रिमेंबर कि क्या किस वेरिएबल में क्या वैल्यू है, ठीक है। तो वेरिएबल के नाम मीनिंगफुल होने चाहिए, जैसे यहाँ देख के समझ में आ रहा है कि सेल्सियस में टेम्परेचर सेल्सियस में होगा और केल्विन में केल्विन में होगा, ठीक है। अब मैंने फिलहाल अभी मैं इनपुट नहीं करा रही हूँ वैल्यू को, तो आई एम जस्ट सेइंग सेल्सियस इज इक्वल टू से 45.5, ठीक है। मैंने सेल्सियस टेम्परेचर सेट कर दिया 45.5। नाउ केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस, सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर है प्लस 273। नाउ दिस इज अ फॉर्मूला यू ऑलरेडी लर्नड इन 9th क्लास मे बी इन केमिस्ट्री। तो आपका ये टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सपोज मैं चाहती हूँ कि टेम्परेचर सेल्सियस में भी प्रिंट होके आए और केल्विन में भी प्रिंट होके आए, तो आई विल राइट टू प्रिंट एफ स्टेटमेंट्स। प्रिंट एफ, सबसे पहले मैंने लिखा से टेम्परेचर इन सेल्सियस। नाउ यहाँ पे जो भी कुछ आप लिख रहे हो इन्वर्टेड कॉमास में, वो एज इट इज प्रिंट होकर के आएगा, एज इट इज, ओके, बिकॉज दिस इज अ स्ट्रिंग। और यहाँ आप लिखोगे, अब इस बार हम परसेंटेज यहाँ पे लिखेंगे, परसेंटेज एफ। नाउ व्हाई आई एम राइटिंग परसेंटेज एफ नाउ, बिकॉज नाउ दिस टाइम आई एम प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ फ्लोट वैल्यू। अब सेल्सियस और केल्विन हमारे दोनों वेरिएबल्स कैसे हैं, फ्लोट वेरिएबल्स हैं। तो फ्लोट वेरिएबल के लिए जो हमारा से फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है दैट इज परसेंटेज एफ, ठीक है। इंटीजर के लिए डी था, तो फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ है। तो सबसे पहले मैं सेल्सियस की वैल्यू प्रिंट करा दूंगी यहाँ पे, एंड सिमिलरली आई विल प्रिंट, यही लाइन मैं कॉपी कर देती हूँ, सेल्सियस की जगह आई विल चेंज इट टू फ़ारेनहाइट, सॉरी केल्विन। टेम्परेचर इन यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम, आई विल मेक इट केल्विन, ठीक है। इससे आपका टाइपिंग वर्क कम हो जाता है, आप कॉपी करके पेस्ट कर सकते हो, और यहाँ भी वेरिएबल का नाम हो जाएगा केल्विन, ठीक है। अब आपने क्या किया, पहले तो आपने सेल्सियस 45.5 ले लिया, आगे चल के हम क्या करेंगे, प्रोग्राम में वैल्यूज इनपुट कराएंगे यूजर से। अभी ये प्रोग्राम का प्रॉब्लम क्या है कि जब भी तुम इस प्रोग्राम को रन करोगे, इट विल रन ऑन द सेम इनपुट वैल्यू, दैट इज सेल्सियस आपने सेट कर रखा है 45.5। तो जब भी आप प्रोग्राम रन करोगे इट विल गिव द सेम रिजल्ट, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ रनिंग सच प्रोग्राम। आगे चल के हम स्कैन एफ करके वैल्यूज को इनपुट करा लेंगे, ठीक है। अब जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, यू कैन सी अब यहाँ पे एक न्यू लाइन कैरेक्टर लगाना जरूरी है, जिससे कि आपका दोनों लाइंस अलग अलग लाइन पे प्रिंट होकर के आए, ठीक है, दोनों मैसेजेस। तो आई रन दिस प्रोग्राम,
Now, when you run this program, it is saying temperature in Celsius 45.500000. Now, I have been telling you from so many days, जब से हम पढ़ रहे हैं सी, मैंने बार बार आपको बताया है कि जो फ्लोट डेटा टाइप होता है, इट इज़ यूज टू स्टोर रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स में भी डेसिमल के बाद 6 प्लेसेस का प्रिसिशन वो लेता है। अगर हमें इससे ज़्यादा प्रिसिशन के नंबर्स को स्टोर करना है, मोर देन 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल, देन आई हैव टू टेक अ डबल डेटा टाइप। ठीक है, तो फ्लोट का प्रिसिशन होता है 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल। तो अगर आप देखोगे तो आउटपुट में आपका 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल तक प्रिंट होंगी। सो 45.5 विल बी प्रिंटेड एज 45.500000। एंड जब उसे वो केल्विन में कन्वर्ट किया, तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसने सिंपली क्या किया, 273 उसके अंदर ऐड कर दिया सेल्सियस में, एंड यू आर गेटिंग द टेम्परेचर इन केल्विन। सो वेरी सिंपल कैलकुलेशन प्रोग्राम। दिस प्रोग्राम इज कन्वर्टिंग योर टेम्परेचर फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन। ठीक है, आप इसी पैटर्न पे अगर केल्विन में टेम्परेचर से लेते पहले से, और अगर आपको सेल्सियस में कन्वर्ट करना होता तो आप क्या करते, 273 माइनस करते केल्विन में से टू गेट टेम्परेचर इन सेल्सियस। ठीक है, सो अगेन अ वेरी सिंपल प्रोग्राम टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम Celsius to Kelvin. Now, on the same pattern, we can write a program to find the simple interest of a number. Simple interest. ठीक है, अब simple interest क्या होता है, you have a principal amount, you have a time period, आप एक rate of interest होता है, and then you have a formula for uh, simple interest, which is PRT in upon 100, where P is principal, R is rate, and T is time period. ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सपोज मैंने इंट इंट लिया प्रिंसिपल। नाउ पी ले लेते हैं हम वेरिएबल का नाम इंट पी। नाउ इनिशियलाइज हम यहाँ भी कर सकते हैं वैल्यूज को, जैसे मैंने लिखा है प्रिंसिपल इज इक्वल टू 10,000। दिस ऑल्सो वी कैन डू। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं उसी समय उसमें हम इनिशियल वैल्यू भी दे दे रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तक हम क्या कर रहे थे, पहले वेरिएबल अलग से डिक्लेयर कर ले रहे थे और उसको वैल्यू हम बाद में अलग से असाइन कर रहे थे। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, जब वेरिएबल को डिक्लेयर करते समय ही उसको इनिशियल वैल्यू दे दी जाती है, दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट केस में आप क्या कर रहे थे, पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे, बाद में उसमें वैल्यू असाइन कर रहे थे, दैट वाज असाइनमेंट। ओके, नाउ हियर इट इज इनिशियलाइजेशन, मतलब आप वेरिएबल को जैसे ही डिक्लेयर करा उसी समय उसमें आपने एक इनिशियल वैल्यू दे दी। तो मैंने प्रिंसिपल को 10,000 अज्यूम कर लिया। नाउ रेट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी फ्लोट, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ फ्लोट से आर इज इक्वल टू, से आई वांट टू टेक अ रेट ऑफ इंटरेस्ट एज 8.5। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.5 है, एंड टाइम टाइम को मैं इंट ही ले लेती हूँ फिलहाल, इंट टाइम, और इसकी वैल्यू मैं ले लेती हूँ सपोज 3 years। ठीक है, सो टाइम इज 3 years, द पीरियड इज 3 years, rate of interest is 8.5 and the principal is 10,000। now we'll just apply the formula। अब इसके बाद एक वेरिएबल हमें और डिक्लेयर करना पड़ेगा फ्लोट टाइप, क्योंकि से एस आई एस आई को फ्लोट टाइप डिक्लेयर करना पड़ेगा, क्योंकि इसे एस आई इज योर सिंपल इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होके आएगा। ठीक है ना, तो इट शुड बी फ्लोट बिकॉज उसका आंसर डेसिमल में आ सकता है। तो आपको डेटा टाइप किसके हिसाब से चूज करना पड़ता है, अगर आपको लगता है ये वैल्यू कभी भी हमेशा इंटीजर रहेगी, देन टेक एन इंटीजर टाइप वेरिएबल। इफ यू फील कि इट कैन हैव some places after the decimal also, then you have to use float। अगर आपको लगता है कि प्रिसिशन 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल से भी ज्यादा का है, then accuracy level is too high, more than 6 places after decimal, then you have to go for double। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख दिया जो हमने एक्सप्रेशंस पढ़े थे, एस आई इज इक्वल टू, आप ब्रैकेट में लिखोगे P इंटू टी इंटू आर, ये हो गया पी आर टी या पी टी आर जो भी कह लो आप, अपॉन 100। ठीक है, अब इसमें हमने 3 तरह की अरिथमेटिक पढ़ी थी,
एक तो थी इंटीजर अरिथमेटिक, एक थी हमारी फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक और एक मिक्स्ड। नाउ दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड अरिथमेटिक, क्योंकि इसे यहाँ पे p देखो इंटीजर है, t भी इंटीजर है, r फ्लोट है और 100 भी इंटीजर है। ठीक है, अब हमारा ऐसा ही कैलकुलेट होके आ गया। अब मेरे को इसे प्रिंट भी करना है, सो आई से प्रिंट f सिंपल इंटरेस्ट इज, और परसेंटेज एफ, क्योंकि इसे हमारा सिंपल इंटरेस्ट वेरिएबल को मैंने कैसा लिया है, फ्लोट टाइप, और एस आई की वैल्यू को प्रिंट करा दिया। ठीक है, नाउ लेट्स रन द प्रोग्राम एंड सी व्हाट द रिजल्ट कम्स टू। जब हमने प्रोग्राम को रन किया तो प्रोग्राम कंपाइल हुआ एंड वी गेट द रिजल्ट हियर, एंड इट विल से सिंपल इंटरेस्ट इज 2550.000000। ठीक है, अब आप इसे कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके भी देख सकते हो कि 8.58 रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 years, 10,000 प्रिंसिपल अमाउंट पे द रेट ऑफ इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट कम्स टू 2550.000000। नाउ अब यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करोगे कि भले ही यहाँ पे डेसिमल के बाद कोई डिजिट्स नहीं थी, आपका मतलब जो आंसर था वो इंटीजर टाइप था, लेकिन आपने एसआई को कैसा लिया था, फ्लोट टाइप। यू हैव टेकन एसआई ऑफ फ्लोट टाइप। यहाँ पे हमने इसका फॉर्मेट भी प्रिंट करते समय क्या लिया था, फ्लोट। तो अपने आप से ये डेसिमल के बाद भी 6 जीरोस प्रिंट करेगा, जबकि हमें मालूम है कि जीरोस का, डेसिमल के बाद के जीरोस का कोई मीनिंग नहीं होता है, बट इट विल डू दैट फॉर यू। ठीक है, सो दिस प्रोग्राम वाज टू फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग द फॉर्मूला फॉर एसआई। ठीक है, अब इसी बेसिस पे आप लिख सकते हो एक प्रोग्राम टू फाइंड द एरिया एंड सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल। सारे प्रोग्राम्स जो मैं बता रही हूँ आपको अभी, वो सारे प्रोग्राम्स दे ऑल आर फॉर्मूला बेस्ड। यू हैव टू जस्ट अप्लाई अ फॉर्मूला एंड प्रिंट द रिजल्ट। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, सॉरी एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालने के लिए आपको सिर्फ एक चीज की जरूरत पड़ती है, दैट इज द रेडियस। ओके, बिकॉज आपका जो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है दैट इज 2 पाई आर, एंड जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो दोनों में ही पाई तो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू तो फिक्स होती है 3.14, या 22/7 ले सकते हो आप, बट द रेडियस वैल्यू यू हैव टू गिव। ठीक है, तो सपोज मैंने एक ले लिया फ्लोट से आर, या पूरा लिख लेती हूँ मैं, रेडियस से इज इक्वल टू, कोई भी रेडियस ले लिया मैंने से 5, आई एम टेकिंग अ रेडियस ऑफ 5। ठीक है, आप दूसरी वैल्यूज पे भी इसको रन करके देख सकते हो प्रोग्राम को बाद में। नाउ मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया एरिया, और एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सर्कमफेरेंस के लिए सर्कम। ठीक है, एरिया में मैं एरिया कैलकुलेट करूंगी सर्कल का बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला, एंड सर्कमफ्रेंस विल बी कैलकुलेटेड इन सर्कम वेरिएबल। ठीक है, अब मैंने लिखा एरिया इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, तो पाई की जगह मैंने लिख दी 3.14 इंटू आर स्क्वायर, मतलब आर इंटू आर। ठीक है, और सर्कमफ्रेंस के लिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया 2 इंटू पाई, मतलब कि 3.14 इंटू आर। ठीक है, 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस और एरिया का फॉर्मूला लगा दिया। अब बस आपको प्रिंट करना है, प्रिंट एफ एरिया of circle. Now these messages that you give should be meaningful. पूरा लिखना चाहिए, शॉर्टकट मत मारना आप। एरिया, बिकॉज दिस इज द आउटपुट दैट विल बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यूजर को यही आउटपुट दिखाई देगा, तो वो पूरा प्रॉपर सेंटेंस होना चाहिए। एरिया ऑफ सर्कल क्या है, परसेंटेज एफ,
क्योंकि से हमने एरिया को कैसा लिया है, फ्लोट टाइप, और एरिया का वेरिएबल कौन सा है, एरिया नाम से है। तो ये तो हो गया हमारा एरिया प्रिंट करने का। और सिमिलरली मैंने यहाँ से क्या किया, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, कॉपी किया, एंड यहाँ पे कंट्रोल सी करके कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ लिख दिया मैंने circumference ऑफ सर्कल परसेंटेज एफ, और उसकी जगह मैंने वेरिएबल का नाम लिख दिया सर्कम। मीन्स एरिया और circumference प्रिंट कराना है। नाउ अगेन आई पुट अ बैकस्लैश एन हियर बिकॉज आई वांट these two messages, these two outputs to be printed on two separate lines. Now see, all programs are very simple, कुछ नहीं करना है इसमें, बस आपको जो भी वैल्यू है, जो इनपुट है, उसको अभी फिलहाल मैं अज्यूम कर रही हूँ। लेटर ऑन वी कैन इनपुट द वैल्यू फ्रॉम द यूजर, एंड देन जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम, देन वी आर डूइंग द देन वी आर डिस्प्लेइंग द आउटपुट। अब इसको जब मैं रन करूंगी, प्रोग्राम कंपाइल होगा, एंड नाउ हियर सम एरर इज कमिंग। ओके, नाउ एरर इज कमिंग। एरर भी बताना आपको ज़रूरी था, क्योंकि से अभी तक जो भी प्रोग्राम्स हम लिख रहे थे तो उसमें कोई एरर नहीं थी, तो आपको ये भी नहीं पता चल रहा था कि मतलब एरर क्या होती है और कैसे डिस्प्ले होके आती है, और उनको हम कैसे करेक्ट करते हैं। ठीक है ना, कंपाइलर का मैंने पहले आपको पर्पस बताया था। कंपाइलर क्या करता है, दो चीज़ें करता है। इट डज टू थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट चेक्स योर प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, एंड वो चेक करता है क्या प्रोग्राम सी के लैंग्वेज को फॉलो करता है, सी के सिंटेक्स को फॉलो करता है या नहीं। अगर कोई भी लाइन सी के सिंटेक्स को फॉलो नहीं करता है, उसमें कोई एरर है, तो दैट एरर विल बी लिस्टेड आउट while running the program, while compiling the program, and the program will not run. कभी भी जिस प्रोग्राम में एरर होती है वो प्रोग्राम रन नहीं हो सकता है। प्रोग्राम तभी रन होगा जब उसमें कोई भी एरर नहीं है। ठीक है, और एरर किस तरह से डिस्प्ले होके आती है, आप अगर यहाँ पे देखोगे तो वो पूरा दिखा देता है लाइन नंबर कौन से पे क्या एरर है। नाउ इट इज सेइंग आर अनडिक्लेयर्ड फर्स्ट यूज इन दिस फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ एरर क्या थी, हमने रेडियस के लिए वेरिएबल लिया था रेडियस, और फॉर्मूला अप्लाई करते समय मैंने इसको आर लिख दिया था। ठीक है, सो मिसमैच हो रहा है, वेरिएबल को लिया हमने आर है और यहाँ पे रेडियस है, और यहाँ पे फॉर्मूले में लिखते समय मैंने आर लिख दिया। सो बेटर आई चेंज दिस रेडियस टू आर ओनली। ठीक है, मैंने यहाँ पे वेरिएबल का नाम भी चेंज करके आर कर दिया। नाउ आई कैन रन दिस प्रोग्राम, and now since your error has been removed, your program will run, and you are getting the output. Area of the circle is 78.50000, and circumference of the circle is 31.40000. So now, so simple to write the programs. Just जो भी आपका वेरिएबल है उसमें जो भी वैल्यू आपको अज्यूम करनी है वो अज्यूम करो। नाउ आई कैन चेंज दिस वैल्यू। सपोज मैंने इसको रेडियस को 15 कर दिया और दोबारा से इस प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, now the same program will run. Now this time it will assume the value of radius as 15 and it will give the result accordingly. तो इसने अब आंसर बदल दिया क्योंकि इसे आपका रेडियस की वैल्यू चेंज हो गई। अगर मैं इसको रेडियस को 10 कर देती हूँ एंड देन आई विल रन द प्रोग्राम, सो यू विल गेट द आउटपुट एज पर रेडियस इज इक्वल टू 10। तो आपका आंसर आ जाएगा, area of the circle is 314 and circumference is 62.799999। अब आप यहाँ पे देखो, ये 6 प्लेसेस आफ्टर डेसिमल तक की एक्यूरेसी को या प्रिसिशन को अलाउ करता है फ्लोट। अगर आपको इससे भी ज़्यादा प्रिसिशन चाहिए, then you have to declare the variable of double type. Okay, so this was a program to find the area and circumference of a सर्कल। इसी बेसिस पे आप एक और प्रोग्राम लिख सकते हो टू फाइंड द एरिया ऑफ अ एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। अब ये तो आप कर ही सकते हो। इसमें क्या करोगे, एरिया एंड पेरीमीटर के लिए क्या करोगे आप, इसी प्रोग्राम में मैं चेंज कर देती हूँ। सपोज एरिया अगर आप रेक्टेंगल का निकालते हो उसके लिए क्या लेते हैं हम, लेंथ और ब्रेथ। तो लेंथ ले ली मैंने सपोज 10 एंड से एक और वेरिएबल ले लिया फ्लोट,
या एक ही लाइन में अगर आपको लिखना हो तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट कर सकते हो आप, ठीक है। सो आई एम राइटिंग फ्लोट एल इज इक्वल टू 10 या 10.5 देना है क्योंकि से मैंने डेसिमल भी अलाउ करा हुआ है, या इंटीजर लेना है आपको तो इंटीजर ले सकते हो। आई कैन टेक इट ऑफ इंटीजर टाइप ऑल्सो अगर मेरे को लग रहा है कि कोई वैल्यू मेरी रियल नंबर नहीं होगा। सो आई एम टेकिंग लेंथ एज 10 एंड बी एज 5, ब्रेथ एज 5। तो दो वेरिएबल्स भी अगर आपको एक साथ एक लाइन में इनिशलाइज करना हो, यू कैन सेपरेट देम बाय अ कॉमा। तो एल की वैल्यू मैंने 10 सेट कर दी और बी की 5। नाउ फ्लोट एरिया रहने दिया और यहाँ पे सरकमफ्रेंस की जगह मैंने ले लिया पेरीमीटर, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, इट इज सिंपली लेंथ इनटू ब्रेथ। सो आई जस्ट राइट एल इनटू बी, एंड पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर इज पेरीमीटर इज 2 टाइम्स, आप कई तरह से इसको लिख सकते हो, 2 इंटू एल प्लस 2 इंटू बी, मतलब ट्वाइस लेंथ प्लस ट्वाइस ब्रेथ। या आप क्या लिख सकते हो इसको, 2 इंटू एल प्लस बी। ये भी आपका वही होगा, जब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करोगे तो इट विल बिकम 2L प्लस 2B, ठीक है। तो ये पेरीमीटर आ जाएगा। अब हमने यहाँ प्रिंट करा दिया एरिया ऑफ से रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया, फ्लोट टाइप है तो मैंने एफ लिया है, परसेंटेज एफ, और यहाँ पे हमने लिख दिया पेरीमीटर ऑफ of rectangle. Now see here, writing and running programs are so easy. You can run so many programs. Just try out all the programs that I have shown today. फिर आपको थोड़ा सा आइडिया होगा प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख दोगे पेरीमीटर। स्पेलिंग्स का आपको ध्यान देना है क्योंकि जो वेरिएबल का नाम आपने लिया है आपका वेरिएबल का नाम वही रहना चाहिए हमेशा, ठीक है। ये कर दिया मैंने, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज सो एंड सो। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखती हूँ, आई जस्ट क्लिक ऑन रन। प्रोग्राम में अगर कोई एरर नहीं होगी तो प्रोग्राम रन हो जाएगा एंड इट विल गिव यू द आउटपुट। राइट इज सेइंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 50। अब 50 सही आ रहा है बिकॉज लेंथ 10 है, ब्रेथ 5 है, तो 10 इंटू 5 इज 50। एंड पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इट इज 30 बिकॉज 10 इंटू 2 20 एंड 5 इंटू 2 10, 20 and 10 is 30, so 30 is the perimeter of your rectangle, ठीक है। तो आज हमने से 7-8 प्रोग्राम्स लिख करके देखे। वी सॉ द हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, देन वी सॉ द प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स, फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। देन एक हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का प्रोग्राम लिखा, एरिया एंड सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। देन टेम्परेचर कन्वर्जन का प्रोग्राम लिखा फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन, and then we have written a program to find the area and perimeter of a rectangle. So do try out these programs on your own. Use any compiler which you like. You can choose the compiler of your choice. Write the program there on your mobile or on your laptop or on your PC and run the program and see them for yourself. Okay. और इनको आप कहीं पे एक नोटबुक आप बना लीजिए जहाँ पे जितने भी प्रोग्राम्स आप लिख रहे हो फेयर में वो सारे प्रोग्राम्स आप नोट करते जाइए। It will be better if you make a practical file, you note all these programs in a practical file, and जो भी आउटपुट आ रहा है उसको लेफ्ट साइड वाले पेज पे, ब्लैंक पेज पे आप लिख लो, एंड राइट साइड पे आप प्रोग्राम लिखोगे, लेफ्ट साइड पे you'll write the output, and you can write all these 5-6 programs whichever we have written today in your file, but only after execution. आप खुद प्रोग्राम को रन करके देखो एंड देन ओनली राइट इट इन योर फाइल, बिकॉज ऐसे ही आप प्रोग्रामिंग सीखोगे। अगर आप सिर्फ ऐसे डेमो देख लेते हो, खुद से चला के नहीं देखोगे प्रोग्राम को, देन यू आर नॉट गोइंग टू लर्न प्रोग्रामिंग। एंड ऑन दिस बेसिस यू कैन ट्राई आउट सम प्रोग्राम्स ऑन योर ओन ऑल्सो।
जो भी आपको कोई कैलकुलेशन रिलेटेड कोई प्रोग्राम ध्यान आता है. Now on the same basis you can find the area of a right angle triangle. आपको बस फॉर्मूला लगाना है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. ठीक है. सिमिलरली आप हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हो फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ स्केलिन ट्राइंगल. सो यू कैन राइट एनी प्रोग्राम based on simple formulae, and you can write and run them on your online compiler or on any compiler which you have installed on your computer. So I'll just end the class here, and don't run all these programs. सी ऑल द रन करके आप सारे प्रोग्राम्स देखिए खुद से, एंड write them in your practical file also, because at the end of the semester that will be checked. So I'll end this class for now.